गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एजेंट फरिया इदरीस। आज यौम यकजहती कश्मीर है। पाकिस्तानी कौम ने आज के दिन कश्मीरी बहन भाइयों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। आज के दिन की मुनासबत से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ खुसूसी तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद गए और मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ चुके हैं, 10 मज़ीद लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। मज़ीद क्या कहा आर्मी चीफ ने, लेट्स हैव अ लुक। आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आला दर्जे की जंगी तैयारियां बरकरार रखना ज़रूरी है। भारतीय मज़ालिम और हिंदुत्व इंतहा पसंद कश्मीरी अवाम की खुदारियत की जद्दोजहद को मज़ीद तक़वियत देती है। पाकिस्तान हमेशा रियासती जुल्म के ख़िलाफ़ कश्मीर के अवाम के जायज़ मकासद के साथ खड़ा रहेगा। यकीनन एक दिन कश्मीर आज़ाद होकर अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाज़िम मलज़ूम है। कश्मीर कल भी और आज भी पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 मज़ीद लड़नी पड़ी तो इंशाल्लाह लड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर क्या कहा वो भी देखिए। लहू बहाने से ये मसला हल नहीं हो, कश्मीरियों के घर जलाने और गिराने से ये मसला हल नहीं हो। भारत और इसके खित्ते के बेहतरीन मफाद में यही है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूर करदा करारदादों पर अमल, कश्मीरियों और दुनिया से किए हुए अपने वादों को पूरा करते हुए तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की तरफ आए। हम चाहते हैं कि बातचीत के सफारती और जमहूरी असूलों के मुताबिक तमाम तनाज़ात को पुरअमन ज़राए से हल किया जाए। भारत को आज होश के ना। दूसरी जानिब हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातें एक पेज पर फाइनली क्या इकट्ठा होने जा रही हैं। अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश तवील अरसे से जारी तो थी, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला था। अब एक कोशिश दोबारा हुई है। कल रात इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने अपोजिशन क़यादत के आज़ाज़ में इशारा दिया, जिसमें मुल्क की सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर गौर किया गया। इजलास के बाद अपोजिशन क़यादत ने जो डिसाइड किया वो ये है कि पैका कानून के खात्मे, फौरी आम इंतखाबात के इनेकाद और सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबात पेश किए जाएंगे। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली की तश्कील के लिए अपोजिशन की मुश्तरका जो मीटिंग्स हैं उसके लिए एक कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी को 1 हफ्ते में फ़ाल कर दिया जाएगा, जबकि इसके सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। कमेटी में असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, हामिद रज़ा समेत दीगर रहनुमा शामिल होंगे। अपोजिशन के मुश्तरका इजलास के हवाले से फिर जो बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है मौलाना फजल रहमान ने, उसको देखिए। तमाम पार्टियों ने इस बात का इरादा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उसका मैंडेट ये अवाम का मैंडेट नहीं, लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मजीद कोई हक हासिल नहीं है। फौरी तौर पर मुस्ताफी होकर असर-नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इंतखाबात देने में नाकाम रहा है और अब उनकी आईनी मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन अगर वाकई आज़ाद और खुद मुख्तार है, अखलाकी तौर पर उसको फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए ताकि नया इलेक्शन कमीशन वजूद में आए। स्टार्ट विद यू फैसल चौधरी साहब, खबर ये है कि कल आप कोई पैगाम लेकर गए थे मौलाना के पास? जी, मैं अपना उस अपोजिशन अलायंस की मीटिंग में शामिल था। वहाँ पे पैगाम रसानी की ज़रूरत जो है वो इसलिए नहीं थी क्योंकि असद कैसर साहब के घर पे तमाम रहनुमा मौजूद थे और वहीं पे अशाया भी था और गुफ्तगू भी हुई। तो जो भी पैगाम इमरान खान साहब का था, मुज़ाकराती कमेटी के ज़रिए वहाँ पे जो हमारे ज़मा मौजूद थे उनकी गुफ्तगू जो है वो हुई और वहाँ पे तफसीलन जो है मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर, मुआशी सूरत हाल के ऊपर, दहशत गर्दी ख़ासकर KP और बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हुई और तमाम जो जमातें हैं उन्होंने मुल्क में आइन और जमहूरियत की हुक्मरानी के ऊपर वो इत्तेफाक किया। बट इफ यू अलाउ मी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो रहे हैं मौलाना फजल रहमान को भी, उनकी पार्टी को भी, वो ओपनली बात भी कर चुके। मसलन जब आप डायलॉग में गए हुकूमत के साथ, उस वक्त उन्होंने कहा आप हमें नहीं लेकर गए, और भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया गया कल। देखिए, बिल्कुल ये तहफ़्फ़ुज़ात तो फरिया होंगे क्योंकि देखिए 7-8 पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ फ़लसफ़ा है, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, तो इसमें तो बेयर मिनिमम कंसेंसस जो है वही एक राह अमल है और आगे बढ़ने का वही तरीक़ाकार है। तो उस पर जो है कंसेंसस होगा। बाकी हर पार्टी का अपना एक नज़रिया है। इसको जब ये इत्तेहाद की सियासत जो होती है ये बिल्कुल
तो मुश्किल भी होती है, इसमें चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, मौलाना नासिर अब्बास साहब हैं, हामिद रज़ा साहब हैं, और PTI में असद कैसर साहब, शिबली, फराज, उमर अयूब खान साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब या दूसरे जितने भी ज़ौमा वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने एक बड़ी खुले दिल के साथ मुल्क के मसाइल को आगे रखा है और अपनी जो ज़ाती जो एजेंडा है उसमें किसी ने उस पे नहीं दिया। बाकी एक तरीक़ेकार होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ये कल एक बहुत बड़ा कदम हुआ है, कल बहुत एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि पॉलिटिकल जमातों ने जो सियासी एजेंडे के ऊपर एक पेशरफ्त की है, और इससे ज़्यादा जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें फिर मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ जो है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। और एक PTI जब अगर हम एहतजाज के लिए जब बाहर निकलते हैं, अल्टीमेटली अगर हम निकलते हैं तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें और मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स ऑफ द लाइफ है वो भी इसमें हमारे साथ शामिल। ये बड़ा इफ है कि ऐसा होगा कि नहीं, बट थोड़ा सा हम बैकग्राउंड अगर जाना चाहें साकिब खैरल साहब आपसे, एकदम जो डायलॉग ख़त्म किया गया था उसके बाद फ़ौरन ये कोशिश की गई कि अपोजिशन को मुत्तहिद किया जाए। सो बैकग्राउंड में कोई बात हुई दैट दे रियलाइज कि इधर बात नहीं करनी है, अब इधर बात करनी है? देखिए, अकॉर्डिंग मेरी जो थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग है, लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ पैरेलल दो स्ट्रेटजीज पे काम कर रही है। एक अलीम इन गंडापुर टेलीविजन पे आते हैं, आके बताते हैं कि जनाब 2 दफ़ा मुज़ाकरात, एक दफ़ा 80%, एक दफ़ा 90% कामयाब हो चुके थे। एक तरफ जुनैद अकबर खान साहब आ जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस सामने आता है जो कल ज़रा देखिए उसके अंदर है कौन। एक साबिका वज़ीर-ए-आज़म खड़े हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हुए हैं, अपोजिशन लीडर खड़े हुए हैं, साबिका स्पीकर नेशनल असम्बली खड़े हुए हैं, और मल्टीपल सियासी जमातें इकट्ठी खड़ी हुई हैं। उन विजुअल्स को ज़रा गौर कीजिए तो यही शाहिद खाकान अब्बासी इंटरनेशनल फोरम्स पे वो तमाम बातें जो कल का एक उनकी प्रेस रिलीज या कल का एलामिया आया, जब यही सारी चीज़ें इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाके हाईलाइट करते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में ये हुआ, 26 नवंबर को ये हुआ, 9 मई को ये हुआ, तो डेफिनेटली एक इशू तो है। हम वी कांट टेक इट एज लाइट कि जी बिल्कुल ये एक रूटीन का जाएगा आप कह रहे हैं। ऑब्वियसली बट ये तो बड़ी ऐसे फवाद चौधरी तो कब से कहे थे कि बात करो PTI नहीं कर रही थी। फवाद साहब वाज वन ऑफ दोस पीपल के जो सबसे पहले इस तरफ चले थे कि असद कैसर साहब को या किसी को जिम्मेदारी दी जाए कि वो मौलाना को एंगेज करें। अब सवाल यहाँ पर फिर ये पैदा होता है कि ये एंगेजमेंट में व्हाट नेक्स्ट। रीज़न कि एज पर माई इन्फॉर्मेशन मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से भी बहुत रिजर्वेशंस हैं। वो समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारा मैंडेट जो है उसको भी डैमेज किया गया, ऑपोजिशन में, और वहाँ पर कौन है बेनिफिशियरी, कौन है? ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। सो रिजर्वेशंस हैं, इख्तलाफात भी हैं, बट एट दिस मोमेंट मौलाना के पास भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो ये चाहते हैं, ये जितनी सीट्स ये क्लेम करते हैं कि 1 at 8 फरवरी, तो वो भी कहानी बहुत लंबी चलेगी। तो अगर ये अलायंस कल को आगे चलता है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए तो बहुत बड़ा हेडेक है। राइट, सो अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ग्रैंड अलायंस एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि आपकी तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बट आज अब्बासी साहब दूसरी तरफ हैं, मौलाना फजल रहमान जो आपके साथ थे PTI की गवर्नमेंट में वो भी दूसरी तरफ हैं। सो कितना आपके ख्याल से ये आपके लिए एक मसला बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जब हम भी ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनका अलायंस था, और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आई थी। आज हुकूमत में वो पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आई हैं, लेकिन जाहिर है एक हुकूमती इत्तेहाद बना और उस इत्तेहाद तो ये तो आपने खदशा खत्म कर दिया। जो PTI को खदशा अगर हो सकता है JUIF की तरफ से, तो आपने तो एक तसल्ली दिया उनको कि ये खदशा नहीं है, जब इकट्ठी मूवमेंट होती है तो सब साथ हो जाते हैं। नहीं, जाहिर है, मतलब हर पार्टी को अपना हक हासिल है। हम तो ये समझते हैं कि जब हमने PDM के प्लेटफॉर्म से एहतजाज किए तो हमारे एहतजाज इंतहाई पुरअमन थे और उसमें कोई शर्मंगेजी, इश्तियाल अंगेजी, बदजुबानी ये चीजें नहीं थी। और हम तवक्को करते हैं कि ये इसमें कम अज कम PTI के लिए जरूर कुछ लोग, मौलाना फजल रहमान है, अब्बासी साहब हैं जिस तरह आपने नाम लिए हैं, ये कम अज कम पुरअमन लोग जरूर है, और हम समझते हैं कि ये इनको रोकेंगे। जिस तरह से इनकी रविश है हर जगह पर इंतशार फैलाना, तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे माजी में PTI को आप रोकते रहे हैं कोई भी जलसा जुलूस करने से, ऐसे ही आप रोकेंगे चाहे मौलाना साथ हो चाहे कोई और साथ हो? जलसे जुलूस करने से हम नहीं रोकते, लेकिन हम एक चीज से जरूर रोकते हैं। आप नहीं रोकते? आप किसी किस्म की
अभी कुछ देर पहले नई पंजोता के घर पे नहीं, रोकने का मतलब जरा समझा दें। रोकने का मतलब क्या है? रोकने का मतलब ये कंटेनर लगा दो, शहर बंद कर दो, छापे मारो, लोगों को हरास करो, तो ये अगर नया मतलब है रोकने का तो मैं मान लेती हूँ आपकी बात। नहीं, आप, मेरा ख्याल है कि आप बात को गलत ट्रांसलेट आपने की है। बुनियादी तौर पर बात यह है कि कंटेनर उस वक्त लगाए जाते हैं जब कोई आपके शहरों के ऊपर लोग पुरअमन एहतजाज का नाम लेकर हमला आवर होते हैं, जब किलों वाली लाठियां लेकर आते हैं, जब केपीके की हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करते हुए आंसू गैस के शेल साथ लेकर आते हैं, जब वो ऐलान करते हैं कि जला देंगे, कफन बांध के आ रहे हैं, और 9 मई जैसे वाकयात हो जाते हैं, तो जाहिर है फिर आपको रोकना पड़ता है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम की जानो माल। बट माय क्वेश्चन है इसके, अगर बाकी लोग शामिल होंगे और पीटीआई भी होगी तो फिर क्या पॉलिसी होगी स्टेट की या गवर्नमेंट? जाहिर है कि हमने तो पीटीआई के लोगों को भी मुख्तलिफ जलसे करने के लिए जगह दी, उस वक्त भी संजानी के मकाम के ऊपर दी थी, लेकिन ये फिर रेड जोन के अंदर दाखिल हुए। रेड जोन के अंदर आने का तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हक नहीं। अब मुतालबात पर अगर आ जाए, इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, ये कितना काबिल कबूल होगा हुकूमत के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है और महंगाई की शरह नीचे आई है, दीगर माशी मामलात इशारियत दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, तो इलेक्शन की तो कोई जरूरत नहीं। तो आपको बगैर खौफ के जाना चाहिए इलेक्शन में। इफ यू हैव परफॉर्म्ड सो वेल, फिर आपको इलेक्शन से डरना नहीं चाहिए। नहीं, इलेक्शन से डरने की बात नहीं है। एक रवायत आ रही है कि हर असेंबली ने अपने 5 साल पूरे किए, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को भी करना चाहिए। हमने तो उस हुकूमत के भी मतलब है, वो उस असेंबली ने भी 5 साल पूरे किए जो 2018 के इलेक्शन, जिसके ऊपर बड़ा संगीन का गन था, ना सिर्फ इलेक्शन चुराने का बल्कि मईशत के साथ भी बड़ा एक एडवेंचर किया गया, और वो किससे ढका छुपा हुआ नहीं है। अब मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ गया है माशी तौर पर, तो इसको चलने देना चाहिए। ठीक है फैसल साहब, अगर ये भी बता दें कि एक लेटर भी लिखा है खान साहब ने आर्मी चीफ को, और बैकडोर, I would just like to add to that. I'm sorry, I'm cutting you. आप अली साहब को कुछ कहना चाहते हैं? I would just like to add to his comment. बड़ा अनफेयर लगता है कि जब 2018 के इलेक्शन को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से कंपैरिजन किया जाता है। गौर बलोच साहब, मुझे एक कोई इंसिडेंट बता दें कि 18 के इलेक्शन में किसी खातून से नॉमिनेशन पेपर छीने गए। हमने गुजरात में देखा, आपने विजुअल्स देखे, मैंने भी देखे। कब किससे बल्ले का निशान छीना गया, किस सियासी जमात को इस हद तक कॉर्नर किया गया, ये कंपैरिजन नहीं बनता। पीएमएलएन, आई डोंट नो कि पीएमएलएन एक तरफ डेमोक्रेसी की बात करती है, फिर कंपैरिजन क्या करती है कि 18 में ये हुआ था, हमें रिजर्वेशंस बहुत थी, तो क्या 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर कुछ नहीं हुआ? उसके ऊपर तो पूरी दुनिया ने चीखा है, पूरी हर सियासी जमात चीख रही है। इक़्तिदार में जो जमातें, इनको निकाल दीजिए, तो हर सियासी जमात की रिजर्वेशन है। 18 में कहाँ हर सियासी जमात को रिजर्वेशन? कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अली साहब, इसको आप जरूर एड्रेस कर लीजिएगा। लेट मी आस्क फैसल साहब क्वेश्चन, अगर आप क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। देखिए, बात यह है कि 2018 के इलेक्शन के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया था, जिसमें मैं खुद मौजूद था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेयूआई और सब ने कहा था कि ये रिग्ड इलेक्शन है। और दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि आरटीएस सिस्टम के जरिए इलेक्शन को रात के 12 बजे रिजल्ट तब्दील किए गए पूरे इलेक्शन, और उससे पहले ऑपोजिशन स्पेशल पीएमएलएन की क़यादत को जेलों में बंद किया गया, झूठे मुकदमात कायम किए गए, और वो जो साकिब निसार और पूरे ट्राइका के जरिए जो हुआ वो रिप्ले हुआ, बट ज्यादा इंटेंसिटी से हुआ, और उसी के बाद मुल्क की मईशत तबाह हुई। आप कैसे कहते हैं कि नहीं हुए? पूरी दुनिया जानती है कि वो रिग्ड इलेक्शन थे, और पूरी दुनिया में इसका शोर था। तो अच्छी बात कहते हैं कि इससे कंपैरिजन नहीं करते। नहीं, बट योर पॉइंट है कि जब आपको फायदा होगा रिगिंग का तो कोई मसला नहीं है, किसी और को फायदा हो तो गलत है ना। गलत है, मेरा ये पॉइंट नहीं है। मेरा ये पॉइंट है कि उस वक्त मुल्क में स्टेबिलिटी थी, उस वक्त मुल्क को डिस्टेबलाइज किया गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत तबाह हुई, और ये तो कहते थे कि हम पूरी जिंदगी के लिए एक्सटेंशन। बट अगर इजाजत दें अली साहब, अब तो 3 साल हो गए, पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई, तकरीबन 3 साल आपको मिल चुके हैं, पिछले दौर को इसको मिला ले, 3.5 साल पीटीआई ने हुकूमत की थी, तो आप भूल भी जाते हैं ना जरा उस वक्त क्या हुआ था। बट लेट्स मूव ऑन। नहीं, अब स्टेबिलिटी भी है, मईशत को हमने ठीक किया, ये तो कहकर गए थे कि हमने माइंस बिछा दिए हैं, तो ये सारी चीजों को देखें ना। आप पाकिस्तान के मुआशी हालात वो तो नहीं है ठीक है, उस वक्त की हुकूमत जो छोड़ के गई थी, अब तो हम बेहतरी की तरफ चल। ओके, फैसल चौधरी साहब, जरा इस स्टेटस समझा दें। जो अभी डुअल पॉलिसी की बात हुई, क्या ऐसा है? अली अमीन गंडापुर बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकग्राउंड में भी हो रहे हैं, सो एग्जैक्टली क्या स्टेटस है इस वक्त? देखिए, 2018 के इलेक्शन के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया था, जिसमें मैं खुद मौजूद था। 2018 के इलेक्शन में 9 मई जैसे वाकयात हो जाते हैं, तो जाहिर है फिर आपको रोकना पड़ता है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम की जानो माल का नुकसान ना हो।
देखिए, अली अमीन गंडापुर सीएम हैं, एग्जीक्यूटिव हेड हैं केपी के, तो ऑब्वियसली उनकी मुलाकातें तो होती रहती हैं ताकतवर इदारों से और ताकतवर शख्सियात से। और आपके सामने जो है अरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो काफ़ी परेशान हो गए जब गौहर अली खान की भी मुलाकात हुई। तो ये मुलाकातें जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो चलते रहते हैं, बैकडोर से भी ये मुज़ाकरात जारी रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो इशू ये है कि वो एक चलता रहता है, लेकिन इमरान खान साहब का जो स्टांस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी आप उनको बनी गाला जाने की जो तजवीज़ दी गई थी ये मुतलका हलकों से मंजूरी के बाद जो है अली अमीन ने उनके सामने रखी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। बट अली अमीन साहब की ये मेरी तजवीज़ थी, आप कह रहे हैं कि उसको कंफर्म कराया गया, लेकिन वो नहीं जाना चाहते बनी गाला खान साहब, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हाँ, मैं अर्ज करूँ ना फरिया कि अली अमीन की तजवीज़ थी, किसको थी? ये तजवीज़ जो है इमरान खान साहब को बाद में दी गई, जहाँ पे पहले दी गई थी, पहले उनके साथ डिस्कशन के बाद ये मामला तजवीज़ सामने रखी गई थी। लिहाजा ये तजवीज़ जब इमरान खान साहब के सामने आई तो मुझे खुद उन्होंने बताया कि मैंने इनकार किया, मैं बनी गाला नहीं जा सकता, मैंने बहुत स्ट्रगल की है, मैंने अपने कॉज के लिए खड़ा हूँ, मैं अपने जो नस्बुल ऐन है खड़ा हूँ, तो मैंने डील नहीं करना चाहता, बिल्कुल ना मैं डील लूँगा, ना मेरे मुकदमात, ना उनकी रिहाई जो है वो मुज़ाकरात का मतमनज़र। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि डील के लिए रेडी हैं, लेकिन ये वाली जो टर्म्स हैं ये पसंदीदा नहीं है। तो क्या टर्म्स चाहिए? नहीं, हमारी टर्म्स तो दो ही टर्म्स थी ना। देखिए, हमने जुडिशल कमीशन मांगा, हमने अपने वर्कर्स की और जो रहनुमा कैद हैं लाहौर में, हमने उनकी रिहाई मांगी कि उनको आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। हम तो आइन और कानून की बहाली चाहते हैं, जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, बिकॉज अगर मुल्क में अदलिया आज़ाद होती है, जो कि इस वक्त नहीं है, मुल्क में आज़ाद मीडिया होता है, जो कि इस वक्त नहीं है, मुल्क में सोशल मीडिया के ऊपर जो इंटरनेट के ऊपर असॉल्ट है जो इस वक्त हो रहा है, अगर वो नहीं होता तो फिर हमारा कॉज तो सिंपल है, हमारे खिलाफ जो केसेस हैं वो कौन सा कानूनी केसेस हैं? वो तो एक सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस हैं, बीबी साहबा के खिलाफ भी और इमरान खान के खिलाफ। अब बीशा बीबी को आपने 10 महीने जो पहले कैद रखा, अब उनको फिर कैद दिया अलकादर में, उनका तो वो लेना देना भी नहीं और साबित भी कुछ नहीं हुआ, ना क्राइम प्रोसीड्स का हुई कि ना को मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई, ना वो पैसा ये साबित हो गया बाद में कि कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, वो मलिक रियाज साहब ने डायरेक्टर मशरक बैंक के जरिए उनको भेजा। तो ये बहुत सारी है। अब जो कोर्ट पैकिंग हो रहा है, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है या पूरी जगह पे जो तो ये तमाशा लग गया है, ये जजों की जो 7 जजों की सीनियरिटी को इंटरप्ट कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है, एक असॉल्ट किया गया है, तो ये इसका मतमा नजर तो दो ही है ना, इमरान खान साहब के मुकदमात और जो इलेक्शन फ्रॉड है। अब जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है उसमें तो फिर 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की भी बात हो रही है। बट आई कम बैक, एक क्विक ब्रेक लेते हैं। फैसल साहब, जस्ट कमिंग बैक आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक। फैसल साहब, आई कम बैक टू यू, इफ वी कैन मूव ऑन। साकिब खैल साहब, ये जो एक नैरेटिव है कि मामला फ़र्क है, बानी पीटीआई मुल्क से बाहर नहीं गए, ये इसमें कोई शक नहीं, बाकी माजी में लोग जाते रहे हैं, लेकिन क्या सख्ती भी ज़्यादा है? क्या कोई डील ऑफर हुई है उनको? ऑब्वियसली हुई है। दूसरी तरफ तो कहती हैं हमने कोई डील नहीं। जिस चीज़ की बात फैसल चौधरी साहब कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब वाली बात, तो उस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर साहब कहीं पर गए खान साहब से मुलाकात करने, ही ऑफर्ड कि जी बनी गाला मूव किया जा सकता है, और पहले खान साहब रिफ्यूज़, और फिर उसके बाद मेरी इतला ये है कि नेक्स्ट डे खान साहब की हमशीरा की जो मुलाकात हुई जेल में, तो वहाँ पर भी अंडर डिस्कशन आई कि ऑफर जो अली अमीन गंडापुर उनके पास लेकर गए थे, तो ही रिफ्यूज़ड एट दैट टाइम। अब देखिए कि डील आप क्या चाहते हैं इमरान खान से, या इमरान खान को आप ऑफर क्या कर सकते हैं? व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ हिम? कपल ऑफ मंथ्स खामोश हो जाएं, हुकूमत को चलने, कपल ऑफ इयर्स खामोश हो जाएं। ईयर से मंथ्स पे भी आ गई थी बात, पहले 2 साल थी, 2 साल से फिर कम होते ही कपल ऑफ मंथ्स पे भी आ गई थी, मंथ्स पे भी आ गई थी कि खामोश हो जाएं, केसेस भी खत्म हो जाएंगे, मामलात आगे भी चल पड़ेंगे। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर थोड़ा सा आप एक सियासत या सहाफ़त का स्टूडेंट होते हैं, मेरे से पूछें, खान साहब अगर ये कर लेते हैं तो खान साहब का जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोटर है, जो डेमोक्रेट एट हार्ट है, जो सोचता है, समझता है कि यार एक आइन है, कानून है, डेमोक्रेसी है एक मुल्क के अंदर, इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन होना चाहिए। वो जो अनडेमोक्रेटिक पावर्स हैं उनकी इंटरवेंशन किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है, आई स्टिल रिमेंबर जब नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, आई वॉज इन पंजाब एट दैट टाइम, मैं लाहौर के एक न्यूज़ चैनल में काम करता था,
मैंने बहुत जल्द से जुलूस कवर किए इनके, फिर ये अनप्रेसिडेंटेड किस्म का इनको मकबूलियत थी एट दैट टाइम। नवाज शरीफ साहब के साथ लोग खड़े हुए थे उस नारे के ऊपर। वो थे नहीं पाकिस्तान में, मरियम नवाज नहीं, वो जब ये स्टार्ट जब आउट होके जब गए थे वापस, तो सारी रैली एंड ऑल दैट, तो अनप्रेसिडेंटेड किस्म का पॉपुलैरिटी थी नवाज शरीफ साहब की एट दैट टाइम। जैसे जैसे PMLN उस नारे से पीछे हटती गई है, आज अब कहीं पर जाकर देख लीजिए कि आज चले गौर साहब बलोच साहब हमारे भाई हैं, माने ना माने, बट PMLN ने हिट तो बहुत बड़ी ली है ना कि अपने कॉम्प्रोमाइजेस पे सियासत कुर्बान कर दिया रियासत के लिए। नहीं, रियासत के लिए भी एक नैरेटिव एट दैट टाइम बनाया गया, मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है। आप भी शोज करती रही, मैं भी शोज करता रहा, कहाँ दिवालिया हो रहा था, क्या नंबर्स थे एट दैट टाइम। उसके साहब ने कहा कि ये बात गलत है। नो, कोई दिवालिया नहीं हो रहा था, एक पॉलिटिकल एक नैरेटिव बनाया गया, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया गया। उसके बाद अपनी PDM 1 की क्या परफॉर्मेंस थी आपके सामने है, मेरे सामने है। अब आके कुछ चीजें इकोनॉमिक स्टेबल हो रही हैं, अब आके कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं, बट ग्रोथ रेट एट दैट टाइम क्या था जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म होती है, जब वो आउट होते हैं, क्या था, आज क्या है। सो चीज़ें ऑन पेपर होती हैं, रियलिटी नजर आ रही होती है, पॉलिटिकल लीडर्स ने एक नैरेटिव बनाना होता है, उसके लिए वो चाहिए होता है। राइट। सो अली गौहर बलोच साहब इस वक्त PMLN गवर्नमेंट में है, यकीनन पंजाब में भी गवर्नमेंट में है और फेडरल गवर्नमेंट में भी है, लेकिन जो बात की जाती है आपकी पॉपुलैरिटी के हवाले से या वैसे जो हल्के आपको अच्छी तरीके से पता होगा, आपको क्या लगता है इस वक्त क्या पोजीशन है पॉपुलैरिटी की PMLN में की? देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल जाहिर है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो 11 माह की हुकूमत थी उस वक्त, और नीचे तो जाहिर है कि असम्बलियां डिसॉल्व हो गई थी और निगरान हुकूमत थी, तो उस वक्त इतने शॉर्ट टाइम के अंदर तो हुकूमत कोई बहुत अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी नहीं दिखा सकती थी। लेकिन अब अवाम ने रियलाइज किया है कि वाकई जो हम कारकर्दगी की बात करते थे, जो हम मईशत की बेहतरी की बात करते थे, अब तो मामला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ गए हैं। और ख़ास तौर पर जो मरियम नवाज साहिबा पंजाब में काम किया है, जो मरकजी हुकूमत ने मईशत को फोकस किया हुआ है, अब ग्रास रूट लेवल पर अवाम जो है उसका रिस्पांस काफ़ी बेहतर है और वो इत्मीनान का इज़हार करते हैं। और हमेशा से नून लीग हमेशा कारकर्दगी का स्लोगन लेकर अवाम के पास गई है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ ये बिल्कुल माने या ना माने, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये PTI वाले सिर्फ और सिर्फ डील ढूंढ रहे हैं, और अनकरीब आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि ये ओपन भी हो गई अब तो बातें, जिस तरह से इनकी वो मतलब है कि बार बार जेल के अंदर से भी कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात। क्यों लगता है कि इनको डील नहीं मिलेगी? आपको मिल गई थी तो फिर इनको क्यों नहीं मिलेगी अगर ढूंढ रहे हैं तो? नहीं, देखिए वो तो बात की बात है कि इनको डील मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन्होंने 9 मई के वाकयात किए, हमारी पार्टी के ऊपर भी बहुत सारी मुश्किलात आई, लेकिन हमने पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमला आवर नहीं हुए, हमने ये जाना अंदाज नहीं अपनाया। मेरा ख्याल है कि इसको बहुत जल्दी कंप्रोमाइज करना रियासत के लिए बहुत मुश्किल है और खास तौर पर रियासत ने इन चीजों पर फोकस किया हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि अब इनको कोई चोर दरवाजा मिलेगा। इलेक्शन इस दफा भी इन्होंने कॉन्टेस्ट किया। बट क्विक रिमाइंडर, खैरल साहब ने अभी रिमाइंडर दिया है कि तैयारा अगवा केस भी था, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला था, तो अगर उन पे एक्सपायरी डेट लग सकती है तो फिर इधर भी लग सकती है। देखिए, बात यह है कि त्यारा अगवा केस तो बिल्कुल नहीं था, अलबत्ता जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला तो नहीं कह सकते कि एहतजाज हुआ था, और उसके ऊपर आपको पता है बहुत सारे लोग नाअहल भी हुए। 2 लोग आपको मैं अभी टाइम नहीं है, तैयारा हुआ केस पे मैं आपको स्टेटमेंट सुना दूंगी अब्बासी साहब की, वो बड़ी सुनने हमारी लीडरशिप ने उस पर, मुझे खुद याद है शहबाज शरीफ साहब ने मतलब है उस पर आकर कौम से मादरत भी की थी उस वाक़े की, और मतलब है कि ये बात नहीं है कि अपनी गलतियों को मानना भी चाहिए, लेकिन बलोच साहब भी ड्यू अपॉलजी अगर इजाजत दे तो कुछ जैसे वाकयात नहीं किए, वो कह रहे हैं माफी भी मांगी थी, माफी नहीं मांगी, पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं। 2 लोग फिरिया 2 लोग थे, अख्तर रसूल साहब और वो क्या हमारे एक होस्ट होते थे तारिक साहब, अल्लाह की रहमत करे, वो 2 लोग जो जिनको सजाएं हुई है दैट टाइम डिस्क्वालीफाई है। उसके बाद आज ये कहते हैं कि 9 मई के ऊपर जी इमरान खान साहब है वो इन्वॉल्व थे, प्लानिंग के अंदर थे। तो मैं हमेशा से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आज 9 मई में इमरान खान साहब इन्वॉल्व थे प्लानिंग के अंदर, तो तब जब सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हुआ तो नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व थे प्लानिंग में, शहबाज शरीफ साहब इन्वॉल्व थे प्लानिंग में। सवालात है ना, सवालात मांगी थी आगे। बट मूविंग ऑन, फैसल चौधरी साहब, ये जो एक 9 मई का बड़ा आप कह लें ब्लैक मार्क है PTI के ऊपर, इससे निकलने का क्या तरीका हो सकता है? जिस तरह की कोई एविडेंस, जिस तरह की बात की जा रही है, वो आपके पास वीडियो है तो चुनाए इमरान खान साहब की, ऑडियो है तो चुनाए इमरान खान साहब की, आप को भी पता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम चालान भुगत रहे हैं। जिन लोगों ने PTI को छोड़ा उनको बिल्कुल माफ़ी है,
जिन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ा वो 40-40 मुकदमे पूरे पंजाब में मुख्तलिफ जगह पे कर रहे हैं। ऐसे लोगों ऐसी जगहों से लोगों को उठाया गया जो कि ना वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, ना उनका लेना ना कोई देना। मेरे अपने जन्म से 150 बंदा उठा लिया गया 9 मई में, जिनका कोई लेना देना ही नहीं था सारे मामलात से। इससे निकलेंगे कैसे? अगर ये जुडिशल कमीशन आप लोगों ने माना, वो गवर्नमेंट नहीं मानती। नहीं, गवर्नमेंट नहीं मानती। गवर्नमेंट तो ये वैसे भी देखिए ना, अभी भी जो ग्रोथ रेट जब इमरान खान साहब गए थे 6.2 था, अब 0.8% के लगभग है। जो हाई स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो तकरीबन 0% के ऊपर आई है। ग्रोथ यहाँ पे हो नहीं रही। उसकी वजह ये है कि ग्रोथ रेट जैसे ही ये ग्रोथ करेंगे तो ये अपना हम फॉरेन रिजर्व गिर जाएंगे, और फॉरेन रिजर्व गिरेंगे तो इनके पास जो मामला है 2-4 अरब डॉलर जो रोल बैक होते हैं वो इनके पास टोटल है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो आज है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। आज जो आम ईटेबल्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो बेपनाह ज़्यादा हैं। आज मजदूर रो रहा है, किसान रो रहा है, ताजर रो रहा है, आम तनख्वाहदार रो रहे हैं, मिडिल क्लास ख़त्म होती जा रही है। और पाकिस्तान में इसी साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 1,30,00,000 से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे उतरे। तो सारी बातें हैं। बात मेरे लिए 2 क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे ख्याल से पीटीआई को भी बताने चाहिए। एक तो ये कि जो एहतजाज हुआ वो कहीं भी किसी पॉलिटिकल एरिना में नहीं हुआ। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से लोग निकले थे उसमें मोस्टली पीटीआई ही के लोग थे, तो फिर ये कहना कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, दिस शुड आल्सो बी लुक्ड इनटू। ओके, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। दुनिया में जंगों का खात्मा करने का दावा करते रहे हैं जो अभी इक़्तिदार में आए हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो अब दुनिया के अमन के लिए बड़ा ख़तरा बनकर उभर रहे हैं। कनाडा, मेक्सिको और चीन के बाद अब ट्रंप ग्रेटर अमेरिका और ग्रेटर इजराइल के क़याम की राह पर चल पड़े हैं। ट्रंप इक़्तिदार में आने से कबल कनाडा पर कब्ज़े का ख्वाब देखते रहे हैं। अब उन्होंने गाज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब, हमास और दुनिया के दीगर ममालिक की जानिब से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमरीकी सदर की ये मुतनाज़ा गुफ्तगू इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के बाद सामने आई। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को तोहफे के तौर पर 2 पेजर्स पेश किए। ये पेजर लेबनान में पेजर धमाकों की निशानी के तौर पर दिए गए, यानी एक सोवेनियर था उनकी तरफ से। इन धमाकों में हिज़्बुल्लाह की क़यादत को निशाना बनाया गया था, जिसमें 12 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों शहीद हुए थे। मुलाकात के बाद नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सऊदी अरब ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गाज़ा से मुतालिक तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। हमास की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। लेट्स हैव अ लुक। प्रेसिडेंट ट्रंप के गाज़ा पर कब्जे का मंसूबा खत्ते में अफरा तफरी और कशीदगी पैदा करने की सोची समझी साजिश है। गाज़ा की पट्टी में बरसों से आबाद फ़लस्तीनी अपनी आबाई सरज़मीन के ख़िलाफ़ किसी मंसूबे को कबूल नहीं करेंगे। इस वक्त फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़े, तसल्लुत और जाहिरियत का खात्मा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों को उन्हीं की सरज़मीन से बेदखली नाकाबिल कबूल है। हमें ज्वाइन करे हैं मेजर जनरल जाहिद महमूद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। मेजर साहब, ये तो शुरू से ये कहते रहे हैं, जनरल साहब ये तो शुरू से ये कहते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के मैं अमन लाऊंगा, मामला ठीक करूंगा, एक उम्मीद भी बनती थी, लेकिन अब जो उनके स्टेप्स हैं उससे तो लगता है कि खत्ते का अमन शदीद मुतासर होगा। पहली बात तो फरीदा साहिबा ये है कि मैं ये जो सीज फायर हुआ है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हर प्रोग्राम में मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं एक छोटा सा ऑपरेशनल पॉज समझ रहा था वॉर के बीच में। ये कोई परमानेंसी नहीं थी जी सीज फायर के बीच में, ना इसका मकसद था। मकसद उनका मेरे ख्याल में वो जो होस्टेजेस हैं उन्हीं को निकलवाना है। उसके बावजूद, सीज फायर के बावजूद हमने देखा जनीन कैंप के ऊपर जो फायरिंग हो रही थी। फिर ट्रंप ने तो आने से पहले भी गजा के लोगों को इजिप्ट में और जॉर्डन में शिफ्ट करने की बात की, विच इज अ नॉन स्टार्टर थी। बहुत सी दुनिया के ममालिक ने, वेस्ट ने भी इवन इसको कंडेम किया है, ईरान ने कंडेम किया है, इवन पैलेस्टीनियन लोग जिनके लिए वो अमन करना चाहते हैं उन्होंने इसको कंडेम किया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जी। ना जॉर्डन एक्सेप्ट करेगा अंटिल अनलेस उनके ऊपर कोई प्रेशर किया जाए, या इजिप्ट को भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक वो टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक प्रेशर बिल्ट हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है। बट एक चीज हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए, हम मुसलमान ममालिक को, हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं लगा लेनी चाहिए। एंटी वॉर ट्रंप जरूर है लेकिन प्रो पीस है, यानी ये अभी वक्त बताएगा कि वो पीस भी अचीव करेंगे या वहां पे नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये वॉर है प्रॉक्सीज की जी, डिनाइबिलिटी है इसमें,
प्रॉक्सीज को जब चाहेंगे वो एक्टिवेट कर देंगे और डिनाई कर देंगे जी ये हमारी स्टेट की तो पॉलिसी नहीं है, इंडिविजुअल्स ही कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये ग्रे और एरियाज में रहेगी, इसका कुछ चीजें सामने नहीं आएंगी। बट दीज आर जो बयानात आए हैं ट्रंप की तरफ से कोई इतने इनकरेजिंग नहीं है। आई एम श्योर कि इसको रेजिस्टेंस मिलेगी जी। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और बयान भी दिया, वो अब्राहमिक अकॉर्ड को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। इसमें सिर्फ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज होंगी या पाकिस्तान भी होगा? जी देखिए, अभी ये डिपेंड करता है जब सऊदी अरेबिया के साथ इनका प्रिंस सलमान के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो हाउ सऊदीया कैसे बिहेव करता है जी। पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप ऐसा रिस्क कोई लेना चाहेगी, या मिलिट्री या पॉलिटिकल लीडरशिप, कोई भी फॉर दैट मैटर, क्योंकि पाकिस्तान इज वेरी क्लियर, वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। पाकिस्तान हर उस सोल्यूशन उस अकॉर्ड में जाएगा जो फलस्तीन की आवाम जिसको कबूल करेंगे जी, जिसको कबूलियत वहां से मिलेगी। तो ये हमारा तो देखें कोई जाती झगड़ा तो है नहीं, या पाकिस्तान के अपने बॉर्डर्स या कोई उनकी ज्योग्राफी तो स्ट्रेस पे नहीं है। ये तो फलस्तीन के लोग हैं, मुसलमान हैं, हमारा उनके साथ रिश्ता भी है मुसलमान होने के नाते। और फिर हमारा कश्मीर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कश्मीर और फलस्तीन 2 ही तो मुसलमानों के मेन इश्यूज थे जी। एक पे आपने देख लिया कि 47,000 शहादतों के बावजूद जू तक नहीं रहेंगी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर आप देख रहे हैं, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, किससे कोई खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो दिस इज रियल पॉलिटिक्स, इसी तरह ही होती है पॉलिटिक्स, ये दीज आर रियलिटीज। तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। और इब्राहिम की जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो आई डोंट थिंक सो ना, अभी तो इस चीज के ऊपर सोचा भी नहीं जा सकता। हाँ, अगर 2 स्टेट सोल्यूशन होता है, फलस्तीन की आवाम उसको मानती है, वो समझते हैं कि जी ये हमारी उमंगों के मुताबिक हो गया, तो फिर पाकिस्तान इसमें शामिल होने की कुछ उम्मीद है, वरना होना चाहिए, ये हो सकता है। लेकिन उससे पहले तो मैं नहीं देख रहा कि पाकिस्तान कम से कम ये रिस्क ले। राइट, आपने कश्मीर का जिक्र किया। आज आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हमने कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 मजीद भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने भी डायलॉग के लिए कहा है, कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है कि खास तौर पे पिछले इस हफ्ते में आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना मैसेज दिया है। उनके जो विजिट्स भी किए हैं उसके बीच में, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बीच में भी, और आज जैसे वो आज़ाद कश्मीर में गए हैं और वहाँ खड़े होकर भी, तो ये 3-4 मैसेजेस उन्होंने बिल्कुल क्लियरली दिए हैं कि कोई जो हिंदुत्व की सोच वाली जो लीडरशिप है भारत के अंदर, वो अपने ज़हन में कोई किसी किस्म की गलत फहमी ना रखे और किसी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में ना सोचे। और कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता देखें प्रिया साहब, हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, पाकिस्तान और कश्मीर का लाज़िम मलज़ूम रिश्ता है जी। ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। कश्मीर जो है ये अनफिनिश्ड एजेंडा है हमारी, जो जब से आज़ादी शुरू हुई है, और पाकिस्तान अपने आप को नामुकम्मल समझता है कश्मीर के। तो आप अपने आप को जब नामुकम्मल समझते हैं तो इसका मतलब है कि आप तो खुद भी अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त पूरा आज़ाद नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान की आज़ादी का मसला है, ये कश्मीर की एक सरजमीन का मसला नहीं है, ये कश्मीर के लोगों का मसला है, ये पाकिस्तान की आज़ादी का मसला है। और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, सिपह सलार से नीचे एक सिपाही तक, सबका एक अज़्म है कि वो इस पाकिस्तान, इस कश्मीर की खातिर जिस हद तक भी जाना पड़ा वो जाएंगे। और हमारी ये जो इंडिया के साथ या भारत के साथ झगड़ा है किस बात का, ये जंगे हमारी होती किस बात की, इट इज द ओनली इशू विच इज कश्मीर। तो कश्मीर के लिए आई थिंक पाकिस्तान जिस हद तक जाना चाहेगा वो जाएगा और जा सकता है। और ये न सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप बल्कि ये पाकिस्तान की अवाम की ये ख्वाहिश है, और पाकिस्तान की अवाम की ये जो ख्यालात और तस्वुरात है ना जी, उनकी अक्कासी कर रहा है कि कोई भी पाकिस्तानी किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को कभी अलाउ नहीं करेगा कि वो कश्मीर के ऊपर कोई सौदा करे या कश्मीर के ऊपर कोई चीज ऐसी करे जो उसके कश्मीर का उसको नुकसान हो। तो जंगे तो दूर की बात है, या जिंदगी जो है ना, जिंदगी और मौत का मसला है जी ये पाकिस्तान के लिए कश्मीर। राइट, सो मुज़ाकरात की मेज़ पर भारत नहीं आता, उसको बार बार हमने इनवाइट किया है। यूनाइटेड नेशन समेत जो भी आलमी दुनिया है वो एक साइलेंस हमें नज़र आती है उसके ऊपर। सो वे फॉरवर्ड क्या होगी फिर?
जी देखिए फरिया साहब, बात इस तरह है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है और अपने अंदर की जो हमारे इकोनॉमिक खास तौर पे और इश्यूज हैं इनको हमें एड्रेस करने की जरूरत। उसकी वजह ये होती है कि जब हम आप IMF के साथ होते हैं या आपके प्रोग्राम्स बाहर से चल रहे होते हैं तो फिर आप थोड़ी सी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज को मुश्किल हो जाता है जी उनको परसू करना। सेकेंडली, पाकिस्तान की स्टेट का ये जो एम है ना जी, दैट इज कश्मीर, उसके ऊपर हमेशा परमानेंट रहना चाहिए। जो प्रिंसिपल एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोर इश्यूज, कोर ऑब्जेक्टिव्स, कश्मीर उनके हमेशा टॉप पे रहा है और टॉप पे रहना चाहिए। तो इसको हमें हर डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, हर बायलैटरल मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर हमने इसको उठाना है। डोसियर्स हम देते रहते हैं, लेकिन हमारे मीडिया ने, हमारी सोसाइटी ने, खास तौर पे जो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल और लीगल सपोर्ट दे रहा है कश्मीरी भाइयों को, हमारे मीडिया ने, हमारे प्रिंट मीडिया ने, हमारे लोगों ने, डायस्पोरा ने खास तौर पर इस इशू को प्रोमिनेंस के साथ इसको उठाना है और इसको आगे लेकर चलना है। देखें, ये 70 साल से ज्यादा पुराना इशू हो चुका है जी। तो ये नस्ल दर नस्ल 3 से 4 नस्लों के बीच में अभी तक ये ट्रांसफर हो चुका है, कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। और कश्मीर के अंदर तो हमारे जो बहन भाई जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं उसको हम सलाम पेश करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो बढ़ती चली जा रही है। अब इंडियन आर्मी 7 लाख से ज्यादा फौज उन्होंने डिप्लॉय की हुई है, 90 की दहाई से शुरू किया हुआ है उन्होंने। ये जो लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट की है उसके ऊपर वॉर की है, लेकिन वो उसको सप्रेस नहीं कर रहा। तो उसकी क्या वजह है? उन्हें क्यों इसको जेल में कन्वर्ट करना पड़ रहा है? अभी इतनी अगर वो इकोनॉमिक्स उन्होंने वहां पे इंप्रूव की थी तो अभी तो वहां पे दूध और शहद की नहरें होनी चाहिए थी, लेकिन वो कश्मीरी अवाम कश्मीर के साथ कभी सिंसियर नहीं है। वो बस उसको एक पिकनिक रिजॉर्ट कह ले या एक पीस ऑफ लैंड के तौर पर देख रहे हैं। महमूद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का स्टांस मुसलसल कंसिस्टेंट रहा है, तो ये सोचना कि इसके ऊपर कोई भी तब्दीली आएगी ये एक बेवकूफ़ों वाली बात ही है। कश्मीर के लिए हमेशा से पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ उठाई जाई रहेगी। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।